Standard of living theory of wages. Please put the heading. Standard of living theory of wages. This is the theory that we are going to start with today class. ठीक है? So now, as you can see the name standard of living theory of wages. Now, what does this mean? नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो theory of wage है, it is totally dependent on to the standard of living. ठीक है? किसके standard of living की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? Whose standard of लेबर living are we talking about? Yes, we are talking labor. about the labor, standard of living of the labor. Yes, exactly. लेबर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको उतना ही वेज देना होगा जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करे, राइट? तो वेज का डिटर्मिनेशन जो है कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लेबर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? So please write down. The theory states that wage rate wage rate wage rate tends to conform wage rate tends to conform to the standard of living, to the standard of living. ठीक है? वेज रेट किसके बराबर हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बराबर हो जाएगा. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीजें आती हैं? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आएगा बताइए? When you talk about the standard of living, what do you include in that? Basic necessities. Okay, and basic needs. necessary Ma'am, necessaries हो health गया, सिर्फ education. necessities. वेरी गुड. Education. एजुकेशन भी आएगा. education, और food, health. Health. medical facilities. गुड. कंफर्ट्स आएंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So there are various things मैम that क्या? include in this. Comfort. I was talking about comfort. आराम. Yes ma'am. नेसेसरीज हो गया, एजुकेशन हो गया, कंफर्ट हो गया. ठीक है? और क्या होगा? हेल्थ फैसिलिटीज हो गई. थोड़ा बहुत अगर अच्छा कोई है मतलब जिसका अच्छा इनकम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उसका लग्जरियस लाइफ भी आ जाएगा. अगर लग्जरी पार्ट को हम लोग अवॉइड भी करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है ये सारी चीजें जनरली आती हैं, है ना? हमारी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए. बेसिक नीड में फिर उसके बाद हम कंफर्ट के लिए देखते हैं, फिर एजुकेशन देखते हैं. तो दीज ऑल कंप्राइजेस ऑफ दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेबर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो लेबर कौन कौन चीजों के लिए हैबिचुअल है ना? व्हाट आर द वेरियस थिंग्स फॉर विच द लेबर इज हैबिचुएटेड. तो वो हम लोग उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन. Yes ma'am. Yes, Okay. ma'am. Further write down. The theory takes into account the productive capacity and efficiency of the workers into consideration. हो गया? Yes, ma'am. Written everyone? Ma'am. Okay. अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो वेज रेट क्या होगा फिर? आई एम सेइंग कि इफ द स्टैंडर्ड ऑफ High. लिविंग इज हाई तो High. वेज रेट विल बी व्हाट? यस. Ma'am high. High. अगर स्टैंडर्ड ऑफ अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो वेज रेट विल बी ऑल्सो हाई. एंड वाइसी वर्सा का मतलब
कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है तो फिर वो लो वेज रेट उसको मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई है तो हायर वेज रेट मिलेगा। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है और हायर वेज रेट मिल रहा है तो इससे लेबर की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर? मैम बढ़ेगी। वेरी गुड। हाई वेज रेट, अगर वेज रेट हाई है then in that situation the efficiency will also increase. efficiency भी फिर क्या रहेगा? हाई रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज वाई जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका एफिशिएंसी से भी it is related, right? Standard of living is also related with the efficiency. And how it is related with the efficiency? Because if the wage rate will be high then efficiency will also be high. Can you imagine कि जिसका standard of living high है उसको अगर आप कम वेज देंगे तो क्या उसकी efficiency बढ़ेगी कि उसकी efficiency घटेगी? घट जाएगी। घट जाएगी घटेगी। ना? यस, Yes, घटेगी। तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक डिटरमिनिंग फैक्टर है ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। लेबर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के बाद उसके वेज रेट को डिटरमिन किया जाता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थ्योरी ऑफ वेजेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, it's a very small theory. Now there are some criticisms of this theory. The first criticism is that standard of living by nature is not stationary but keeps on changing constantly, right? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है किसी भी पर्सन की, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, क्या वो कांस्टेंट रहता है? इज इट कांस्टेंट? No, ma'am. No. नो, No, ma'am. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नेवर कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम ज्यादा अर्निंग करेंगे तो हम ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा रहेगा, हाई रहेगा। हमारी इनकम अगर लो हो जाएगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, है ना? तो इट वारीज, इट इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेस तो लिया गया है बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। ओके, the second criticism is that this theory assumes that the wage rate tends to fall with the standard of living. ये थ्योरी ये अज्यूम करके चलती है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का गिर जाएगा तो हम वेज रेट कम कर देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई हो जाएगा तो हम ज्यादा वेज देंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एवरी टाइम अ पर्सन कीप्स ऑन मॉनिटरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लेबर एंड अकॉर्डिंगली changes the wage rates? No, it is not at all possible. ये possible नहीं है ना? So that is why this theory is also criticized on this ground. कि why does this assume कि wage rate tends to fall, so standard of living, when the standard of living falls then wage rate will also tend to fall. So this is not right. ठीक है? तीसरा इसका criticism ये है, it cannot be said with the certainty that standard of living determines the wage rate. है ना? ये नहीं कह सकते हम कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही वेज रेट को डिटरमिन करता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वेज रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमिन करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। Yes, ma'am. कह सकते हैं, है ना? तो फिर ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ही वेज रेट डिटरमिन होगा इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज it can also be said that wages also determine the standard of living. obvious सी बात है कि उसको जितना मिलेगा उसी से ना वो अपनी जीविका को चलाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। अगर उसको कम पैसे मिलेंगे तो वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियस सी बात है कि कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा, राइट? so this is also one of the criticism. Then it is said that standard of living influence the demand for and supply of labor, but this effect is indirect. The demand and supply exert a direct influence on the wage rate. देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लेबर के डिमांड और सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वेज रेट पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं डिटरमिन होता है। अब किसी को जरूरत है तो वो, अगर काम की जरूरत है तो वो मजदूरी करेगा ही करेगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक लो है, राइट?
So these are some of the criticisms of standard of living theory of wages. I hope it is clear to everyone. किसी को कोई doubt है? Is there any doubt मैम anyone is लास्ट facing? पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट में बेटा ये बोल रहा है ना कि लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि इट इज ट्रू दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये बात सही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिमांड और सप्लाई जो है लेबर की वो अफेक्टेड होती है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। लेकिन ये जो बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अफेक्टेड होती है, दिस इज इनडायरेक्ट, दिस इज नॉट डायरेक्ट। अगर डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमी में जरूरत है तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है वेज रेट पे, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हाँ हो गया? इज इट डन? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम लोग जो थ्योरी करेंगे इज दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। Next, write down marginal productivity theory of wages. Everyone has written? यस Yes, ma'am. अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मैंने स्टार्ट ही इसी से किया था, मतलब मैंने जब थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही बताई थी। क्या होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? सिर्फ एक वर्ड में मत बताइए एडिशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मैम मैम एक एडिशन लेबर मेड टू द अगर प्रोडक्ट फ्रॉम एडिशन ऑफ वन मोर लेबर। फिर से बोलिए। That एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एडिंग वन मोर लेबर इनटू वर्क। अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स? अमृता? and the additional product is output when more labor is added. गुड। मैम ये तो मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में मैम पूरे फैक्टर्स आएंगे ना, तो मतलब एडिशन मेड टू द प्रोडक्ट एट बाय मतलब बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ फैक्टर ना। यस यस यस, यहाँ पे एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑफ द वेजेस ना, तो इसलिए इन्होंने लेबर को कंसिडर कर दिया है। बट वट एवर यू आर सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स रादर देन वन फैक्टर ओनली। हम यहाँ पे सिर्फ लेबर को नहीं लेना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुड बी ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स, राइट? दैट एडिशन कुड बी मेड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स, है ना? जैसे हमने रॉ मटेरियल यूज किया, हमने एक्स्ट्रा और रॉ मटेरियल यूज किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो दैट विल आल्सो गिव अस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, राइट? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लेबर के मार्जिनल प्रोडक्ट की। ओके, नाउ व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? अब ये थ्योरी क्या कहती है कि वेज कहाँ होगा, वेज कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो बराबर हो जाएगा। This theory states that, please write down, this theory states that wages tend to be equal. The theory states that wages tend to be equal. The value of wages tend to be equal. The value of marginal product of labor. Marginal product of labor. ठीक है, यानी लेबर ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है
उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है वही उसके वेज को डिटरमिन करेगा। यानी कि जो एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, दैट विल डिटरमिन द वैल्यू, दैट विल डिटरमिन द वेज ऑफ द लेबर। जैसे सपोज एक फर्म है, वो 500 लेबर्स को एम्प्लॉय की, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू दिस हाइपोथेटिकल थिंग, क्वेश्चन टाइप का है। नाउ यू टेल मी कि कैसे डिटरमिन होगा, ठीक है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। Suppose a firm employs 500 laborers. After keeping other factors unchanged, it employs one more worker and the output increases by 5 units. एक फर्म है, 500 लेबर को इसने एम्प्लॉय किया, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट हो गए, और एक और लेबर को जब इसने एम्प्लॉय किया, यानी 501 लेबर को जब इसने एम्प्लॉय किया, तो आउटपुट कितने यूनिट से बढ़ गया? 5 units. 5 यूनिट से बढ़ गया। Yes. Now suppose that the product is ₹10 each. और जो प्रोडक्ट लेबर्स बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है? What is the price of the product? 10 for unit. Yes, ₹10 per unit. तो अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? What will be the value of marginal product? 50. 50. Yes, मार्जिनल प्रोडक्ट 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 यूनिट्स इंक्रीज हुए थे एक एडिशनल लेबर से, राइट? और एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? यस, एक प्रोडक्ट 10 की rupees. वैल्यू है 10 रुपीज, 10. राइट? 10 rupees. तो यस, तो 10 इंटू 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। तो जब तक, अब ये 50 रुपीज तो हमने वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया। नाउ सो लॉन्ग एज द मार्केट रेट ऑफ वेज इज लेस देन 50, अब जब तक वेज हम 50 से कम दे रहे हैं लेबर को, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है? क्योंकि अभी Yes, ma'am. हमने Yes, वैल्यू Yes, ऑफ, ma'am. Yes. है ना, अभी हमने एक मिनट, लेट मी राइट इट आउट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कितना निकाला? अभी 50 रुपीज निकाला, ठीक है। और अगर फर्म जो है 50 रुपीज से कम देती है, अगर मान लीजिए वेज दे रही है, वेज दे रही है मान लीजिए 45 रुपीज, तो अभी फर्म फायदे में है कि नहीं है? Yes, ma'am. फर्म को Yes, कितना ma'am. फायदा हो रहा है? 5 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि फर्म 5 रुपए भी कम दे रही है। फर्म और प्रॉफिट कमाना चाहेगी, है ना? Yes, तो ma'am. फर्म और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगी? और लेबर्स को हायर करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? और जब वो ma'am. और लेबर्स को हायर करेगी, तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जब वो, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ज्यादा लेबर्स को हायर करेगी तो उसको वेजेस और देने पड़ेंगे। तो वो सिचुएशन हो जाएगी कि उसका जो वेज है वो 50 रुपीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी, और ये पोजीशन जो हो जाएगी, फिर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी। यानी इसके बाद अगर फर्म 50 रुपीज से ज्यादा अगर वेज देगी, तो फर्म को क्या होगा फिर? Loss. Loss. Loss होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाते हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है फिर वो क्या होने लगता है? डिमिनिश करने Diminish. लगता है। Diminish. डिमिनिश करने लगता है। वेरी गुड। तो हमें जब हमारा जब प्रोडक्ट डिमिनिश करने लगेगा, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी जब फॉल होने लगेगी, तो फर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन तो होगी नहीं। इस तरह से यहाँ पे वेज का डिटर्मिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू दिस। ये वाला जो नहीं है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, इसके बेसिस पे ही डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Is Yes, it ma'am. clear to everyone? Yes, Yes. ma'am. So please write down few lines onto this. आपने लिखा है ना, this theory states that wages tend to be equal the value of the marginal product of the labor. This you have already written, Yes, right? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. That is, उसके आगे लिखिए in continuation में, that is the additional product which is obtained, that is the additional product which is obtained by adding, which is obtained by adding one more unit of labor, one more unit of labor, full stop. Written everyone?
Yes, ma'am. I hope everyone has written. Okay. Now, what are the assumptions on this which theory is based? There should be certain assumptions. कुछ assumptions लेके चल रहे होंगे marginal productivity theory of wages के लिए. तो वो assumptions क्या हैं? पहला assumption लिखिए, perfect competition. Now, this theory, marginal productivity theory of wages, is applicable where? Perfect competition में applicable है. perfect competition. ठीक है? Yes, it is applicable in the perfect competition market. Second, perfect mobility of labor and capital. Perfect mobility of labor and capital. तो समझ लीजिए जो जो आपने फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के पढ़े थे, कुछ वही फीचर्स जो हैं यहाँ पे हैं. ठीक है? Perfect mobility of labor and capital. Third is the units of the factors of production are homogeneous. Units of the factors of production are homogeneous. And next is all the factors of production are fully employed. All the factors of production are fully employed. Yes, have you all written? Yes, ma'am. Okay. एक मिनट, स्क्रीन लैपटॉप पे वो चला गया नेटवर्क. Yes, I'm trying to join again. ठीक है? So these are the assumptions. Ma'am, can you repeat These are third the point? third point is units of factors of production are homogeneous. Units of factors of production are homogeneous. And the fourth one is all the factors of production are fully employed. All the factors of production are fully employed. Yes, ma'am, written. ठीक है? So these are the assumptions of this marginal productivity theory of wages. Now next, write down the criticisms. ठीक है? Criticisms. Obvious सी बात है कि ये theory criticize हुई होगी. हर theory को criticize किया गया, तो इसको भी criticize किया गया होगा. अब इसकी criticisms क्या हैं? Write down. सबसे पहला criticism है the theory assumes the perfect competition in the labor market. Theory assumes the perfect competition in the labor market. ठीक है? ये थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है. हम सभी को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे ही इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है. मतलब है क्या फिर इस थ्योरी का? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. दूसरा क्रिटिसिज्म लिखिए. अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, MAURICE, मॉरिस डॉब, the demand for labor And what you said, does not Morris? depend. Morris Dobb, DOBB, this is the name of an economist. He said that the demand for labor does not depend demand for labor does not depend on the productivity but on the willingness of capitalists to save which depends on the previous profits and on previous wage bargains. ठीक है?
कहने का मतलब है मॉरिस डॉब ने बोला प्रीवियस वेज बार्गेन्स, प्रीवियस वेज बार्गेन्स। मॉरिस डॉब ने बोला कि लेबर की प्रोडक्टिविटी की वजह से उसकी डिमांड नहीं होती है, बल्कि इसलिए होती है कि जो कैपिटलिस्ट यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है वो एम्प्लॉयर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है बल्कि उनके एंटरप्रेन्योर्स के विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना सेव किया हुआ है पहले, और उनका क्या वेज का बार्गेनिंग पावर है, उसके बेसिस पे लेबर की वो डिमांड करते हैं, है ना। अगर उनके पास सेविंग रहेगी, जैसे प्रॉफिट पहले का उन्होंने कमाया हुआ है इसको अगर सेव किया हुआ है, उसके बेसिस पे वो देखते हैं कि उनको लेबर को हायर करना चाहिए कि हायर नहीं करना चाहिए। तो लेबर की डिमांड जो है इसलिए नहीं होती है, मॉरिस जॉब का ये कहना है कि द डिमांड फॉर लेबर डज नॉट डिपेंड on the productivity of the labor but on the willingness of the entrepreneurs, and the willingness of the entrepreneurs is looked after the savings as well as the bargaining power of the wages. Is it clear to everyone this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And the last criticism is, write down, this theory does not take into account takes into account the forces governing the supply of labor, the forces governing the supply of labor. The forces governing the supply of labor, यानी ये थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ लेबर के डिमांड के बारे में बात करती है, लेकिन लेबर की सप्लाई कैसे होगी इसके बारे में इसने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है। कहीं हुआ है इस थ्योरी में जिक्र, हैव यू हर्ड कि मैंने सप्लाई ऑफ लेबर से रिलेटेड कोई बात की हो? इसमें नहीं हुई है बात, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द criticisms of this theory. I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. So the last theory of wages is the modern theory of wages. ठीक है, last theory of wages is the modern theory of wages. Okay. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Okay. Now what is modern theory of wages? Modern theory of wages is that theory जहाँ पे लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई की बात होती है, और ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होगा that will be the point of the wage determination, isn't it? इसलिए Yes, ma'am. इसको Yes, ma'am. modern theory of wages बोला जाता है. That is why it is called as the modern theory of wages, because it talks about the demand for and supply of labor both. ठीक है. So now we are going to discuss the modern theory of wages. Put the heading modern theory of wages. ठीक है, modern theory of wages. ठीक. Now write down. Wage rate is the price paid. Wage rate is the price paid for the services of labor. Wage rate is the price paid for the services of labor. First stop. Just like the prices of other commodities are determined, just like the prices of other commodities are determined, similarly, wages are also determined by the
wages are also determined by the demand for and supply of labor. Demand for and supply of labor. ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस जो है वो डिमांड, लेबर की डिमांड और लेबर की क्या सप्लाई हो रही है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जहां पे एज आई ऑलरेडी सेड, जहां पे डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल टेल द इक्विलिब्रियम वेज रेट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नाउ this theory, that is the modern theory of wages, is studied under two criteria. ठीक है, दो मार्केट सिचुएशंस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, पहले तो परफेक्ट कंपटीशन में और दूसरा अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसमें वर्ड्स क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो सबसे पहले put the heading determination of wage in a competitive market. Determination of wage under competitive market. अभी हम लोग perfect competition की नहीं बात कर रहे हैं, competitive market में wage का determination कैसे होगा उसके लिए demand for and supply of labors की हम लोग बात करेंगे। तो put the heading determination of wage in a competitive market. Determination of wage in a competitive market. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर की डिमांड को और लेबर के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? तो पुट दी हेडिंग डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड क्यों होती है? व्हाई डू वी डिमांड द लेबर? व्हाट इज द नीड? Production. वेरी गुड, yes, labor is demanded because of its productivity, right? लेबर की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी की वजह से। और जो एम्प्लॉयर है वो वेजेस देगा, जरूर देगा, लेकिन मैक्सिमम कितना दे पाएगा? जो एम्प्लॉयर है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, हाँ, उसकी एफिशिएंसी हम लोग कैसे देखते हैं? एमआरपी से, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से देखते हैं ना। लेबर की जो एफिशिएंसी हम लोग डिटरमिन करते हैं, या जो लेबर को जो वेज दिया जाता है, तो मैक्सिमम कितना दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ दी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यस, एमपीपी इंटू MR. एमआर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर को डिमांड करते हैं। पहला फैक्टर लिखिए, राइट डाउन द फर्स्ट फैक्टर, टेक्निक। टेक्निक, ठीक है, टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट दी टेक्नोलॉजी। तो किसी भी आउटपुट के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी अपने आप वर्क कर ले जाएगी until and unless it is being operated by a labor? No ma'am. No ma'am. नहीं ना। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग लेबर की डिमांड भी करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes ma'am. Second point, write down demand for product. Demand for product. तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट क्या कहता है? कि जो प्रोडक्ट लेबर ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो लेबर की डिमांड भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? Yes, ma'am. होगी। मैम हाँ, ज्यादा तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेल करने के लिए।
होगी, वेरी गुड। ज्यादा इसलिए होगी, आई एम टेलिंग यू द रीजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि प्रोडक्शन के लिए तो होगी ही, क्योंकि लेबर की जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड है। यस यस मैम। लेबर की जो डिमांड है वो क्या है, इट इज अ डिराइव डिमांड। तो लेबर की डिमांड यहाँ डायरेक्ट नहीं हो रही है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। लेबर की डिमांड यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं होगी तो लेबर की भी डिमांड नहीं होगी, राइट। तो लेबर इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट इट हैज मैन्युफैक्चर्ड। हैव यू ऑल रिटन इट? हो गया? Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट राइट डाउन, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, ये वाला पॉइंट आप लोग बताइए कि अदर फैक्टर्स की प्राइस से कैसे डिमांड अफेक्टेड होती है लेबर की, वन बाय वन। यस अमृता। मैम अगर एक प्रोड्यूसर है, उसके पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक कैपिटल और एक लेबर। तो अगर उसे लगता है कि लेबर एम्प्लॉय करने से उसकी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करेगा। अगर उसे लगता है कि अगर लेबर और ज़्यादा एम्प्लॉय करने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो लेबर ना एम्प्लॉय करके कॉस्ट कैपिटल को जो है कि एंट्री देगा अपने मार्केट में। तो उस हिसाब से प्राइस अफेक्ट करेगी। ठीक है, गुड। पुनीत, यू वांट टू से मैम समथिंग? मैम अगर मैम यही चीज मैम कि अगर कैपिटल और लेबर में से जो भी सस्ता है तो वो टेक्निक यूज करेगा ठीक है। एंटरप्रेन्योर। उदय? मैम सेम ही चीज है मैम कि कैपिटल और लेबर में से जो भी रहेगा, जो भी उसे लगेगा कि सही है उसी को वो पहले यूज करेगा, जो मतलब जो उसके प्राइस को घटाए, मतलब जो उसके प्राइस को सही रखे। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, बात तो आप लोग एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में ना कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनका चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज दे कैरी अ वेरी हेवी मीनिंग। ठीक है। यस अदमी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am, in the long run, we need to make sure कि मैम जो दो टाइप के वो कॉस्ट रहते हैं ना, कहते फिक्स कॉस्ट भी और कहते और फिक्स कॉस्ट Gradually। दूसरी कॉस्ट, दोनों को ना संभाल के चलना पड़ता है, वरना ज्यादा हमारा अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो हम लॉस में चले जाएंगे। हाँ ठीक है, सही बोला आपने। अभी ठीक है, लॉन्ग रन की आपने बात की, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स कैसे लेबर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। तो आपने जैसे मैम दो फैक्टर्स का नाम, यस मैम मैम ये दोनों मतलब लेबर और जो कैपिटल है, ये दोनों मैम ये दोनों इंसेंटिव जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट मतलब हो जाएंगे प्राइस के लिए। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। यही मैंने बोला अभी कि इकोनॉमिक्स में वर्ड्स का यूजेज जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, आपने कंपैरिजन वर्ड यूज किया, लेकिन कंपैरिजन की जगह आपको सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा। यस भाई मैम, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ जो कम प्रोडक्शन तो रहेगा हमारे उसको यूज सारे हैं करेगा। ना। यस, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सभी हैं, और हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें रिवॉर्ड देना है, लेकिन किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट करने से फर्म को बेनिफिट मिलेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। So that is why the demand for labor is also dependent on the price of other factors as well. Clear है सबको ये point? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So now let's talk about the supply of labor. अभी तक demand of labor की हम लोग बात कर रहे थे, supply, demand for labor, supply of labor. ठीक है? Now we'll be talking about the supply of labor. लेबर की सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है? ठीक, सप्लाई ऑफ लेबर। तो सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ लेबर?
Number of labor willing to work at wage rate. Okay, very good, Shank. The number of workers who are willing to work at different wages, right? For different hours. That is what we call it as supply of labor. ठीक? Yes. कितने नंबर ऑफ वर्कर्स प्रिवेलिंग वेज रेट पे या डिफरेंट वेज रेट पे वर्क करने के लिए रेडी हैं, है ना, अपनी एफिशिएंसी पुटअप करने के लिए रेडी हैं, उनको हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर के सप्लाई को डिटरमिन करते हैं या अफेक्ट करते हैं? तो वो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसे से नहीं हम जो रिलेटेड। मनी के टर्म्स में ना हो। मॉनेटरी। विच इज नॉन मॉनेटरी ना, राइट? यस मैम। नॉन मॉनेटरी Yes, में क्या ma'am. क्या आएगा? मैम सर्विसेज जो मिल रही है लेबर को, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फैसिलिटीज। गुड, वेरी गुड पुनीत। जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, एक्चुअली होता क्या है, वर्कर्स जहाँ काम करते हैं ना, उनको एक वहां से एक अटैचमेंट हो जाती है अपने वर्क प्लेस से, है ना? तो वो अपने वर्क प्लेस को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं फिर, अगर उनको अटैचमेंट है तो। एक तो ये रीजन होता है, दूसरा ये होता है कि भाई उनको लगता है कि पता नहीं दूसरी जगह जाने पे उनको बेटर पेड होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब अच्छा सोच के जाएं और उनको अच्छी वो जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले। एंड आर यू ऑल एबल टू लिसन टू मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। तो उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले, या फिर उनको लगे कि नहीं वो लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ छोड़ के जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लेकिन वो दैट इज नॉट वेरी गुड प्लेस फॉर वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, लेबर के सप्लाई को कहीं ना कहीं लेबर इन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाता है कि उसका मूवमेंट दूसरे जॉब में होगा तो वो बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो लेबर्स फॉलो करते हैं। तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, economic factors as you all have already said कि it is related with the money, है ना? नॉन इकोनॉमिक जो है मनी से रिलेटेड नहीं था, इकोनॉमिक फैक्टर्स मनी से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दैट, जिससे लेबर की Wage. सप्लाई इफेक्ट होगी? वेजेस, Wage. बोनस। Bonus. They are being वेजेस है, well paid. पेंशन है, सिक्योरिटी जॉब है कि नहीं Commission. है? Timely paid. They are being timely paid. यस, टाइमली पेड, गुड। एंड व्हाट एल्स? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स जो इकोनॉमी यानी मनी से रिलेटेड होते हैं, है ना, उसको हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं। तो जनरली द लेबर की जो सप्लाई होती है दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टू द वेज रेट। इफ द वेज रेट इज हाई तो लेबर की सप्लाई ज्यादा होगी, इफ द वेज रेट इज लो तो लेबर की सप्लाई जो है लो हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज द इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, हो गया। तो लेबर की सप्लाई बेसिकली ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कुछ टॉपिक इसमें रह गया है अभी, जैसे कि हम लोग वेज रेट को डिटरमिन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक, और डिटर्मिनेशन ऑफ वेज अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस विल स्टार्ट अप इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके फाइन। नाउ मैंने कल आप लोग को कुछ दिया था एज अ होमवर्क, दिया था? Yes, ma'am. क्या दिया था?